नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दी शानदार और मेरा नाम है राहुल। हम लोग पहले 50 ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग आज 50 ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ध्यान से सुनना है और अगर ध्यान से आप सुनते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला है पोस्ट टाइप इंसुलेटर आर जनरली यूज्ड इन लाइन ऑपरेटिंग। हमको सबसे पहले समझना होगा कि आखिर ये पोस्ट टाइप इंसुलेटर क्या होता है। ये है पोस्ट टाइप इंसुलेटर। पोस्ट टाइप इंसुलेटर एक्चुअली पिन टाइप इंसुलेटर के जैसा ही होता है, लेकिन इसके दोनों एंड पे मेटल लगे होते हैं। देखिए यहाँ पे इस एंड पे और यहाँ पे दोनों जगह पे आपको मेटल लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसका जो वैल्यू होता है ये ज़्यादा वोल्टेज के लिए यूज होता है। इसका जनरली यूज होता है बस बार को कनेक्ट करने के लिए। देखिए और फिर इंसुलेटर जो टाइप है वो सबसे पहला कैप एंड पिन टाइप इंसुलेटर, कैप एंड पिन टाइप इंसुलेटर। देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पोस्ट टाइप इंसुलेटर। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट टाइप इंसुलेटर है। इसके दोनों एंड पे, एक एंड यहाँ पे भी और एक एंड यहाँ पे भी, इसको आपस में सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाता है और यूज किया जाता है। हम आपको यूज दिखाते हैं, इसका यूज कहाँ पे है। देखिए यहाँ पे हर एक पार्ट में आपको जो दिख रहा है कनेक्शन, एक, ये 2, 3, 4, यानी बस बार को कनेक्ट करने के लिए ये पोस्ट टाइप का इंसुलेटर यूज होता है, जिसका वैल्यू ज़्यादा वैल्यू के लिए यूज किया जाता है। तो अब आते हैं ऑप्शन। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी, एट एनी वोल्टेज लेवल, हाई वोल्टेज और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, यानी ये ज़्यादा वोल्टेज लेवल के लिए यूज होता है पोस्ट टाइप इंसुलेटर। हमने आपको फिगर दिखाया और उसका यूज भी दिखाया। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ डिस्क इन अ स्ट्रिंग ऑफ इंसुलेटर फॉर 400 किलोवोल्ट AC ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन लाइज इन द रेंज ऑफ। बोल रहा है कि 400 किलो वोल्ट के लिए नंबर ऑफ इंसुलेटर कितने होंगे। तो हम आपको वो लिस्ट दिखाते हैं जो हर एक वोल्टेज लेवल के लिए कितने इंसुलेटर अप्रॉक्स होते हैं। ये रहा मिनिमम नंबर ऑफ इंसुलेटर डिस्क रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसमिशन लाइन। देखिए ऑपरेटिंग वोल्टेज इधर लिखा हुआ है, नंबर ऑफ डिस्क लिखा हुआ है, सस्पेंशन असेंबली लिखा हुआ है, टेंसर और डेड एंड असेंबली लिखा हुआ है। सारा का सारा बताया हुआ है, इसी के अकॉर्डिंग यूज होंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में था वो 400 किलो वोल्ट के लिए था। तो 400 किलो वोल्ट के लिए देखिए 21 और 22 के अप्रॉक्स है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 21 और 22 वाला हम लोग देख, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी, 22 और 23। तो वो वाला जो आपको चार्ट है वो याद करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द यूनिट इन अ स्ट्रिंग ऑफ सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर इज ड्यू टू। बोल रहा है कि जो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बराबर क्यों नहीं होता है, इसी का आंसर पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम आपको फिगर दिखाते हैं कि वोल्टेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होता है वो कहाँ पे होता है और क्यों होता है। ये देखिए यहाँ जो आपको भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कंडक्टर होता है और ये आपको जो दिखाई दे रहा है ऊपर से नीचे तक ये सस्पेंशन है। यहाँ पे इंसुलेटर लगे हुए होते हैं और उसी के माध्यम से ये कंडक्टर यहाँ पे टांगे होते हैं। अब पूछ रहा है कि यहाँ पे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट में वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल क्यों नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा कि ये वाला जो C1 आपको दिख रहा है, ये वाला C1 दिख रहा है, ये C1 दिख रहा है, ये वाला कैपेसिटेंस बनने की वजह से ही वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होता है। अब ये देखिए किसके किसके बीच बन रहा है, तो ये स्ट्रिंग के बीच बन रहा है और ये टावर बॉडी के बीच बन रहा है, यानी इसी के बीच कैपेसिटेंस बनने की वजह से ही वोल्टेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अनइक्वल होता है। देखिए ऑप्शन नंबर सी, द एग्जिस्टेंस ऑफ अ स्ट्रे कैपेसिटेंस बिटवीन द मेटालिक जंक्शन ऑफ द यूनिट एंड टावर बॉडी, यानी यहाँ पे बताया हुआ है कि स्ट्रे कैपेसिटेंस बनता है मेटालिक जंक्शन और यूनिट, मेटालिक जंक्शन यूनिट और टावर बॉडी के बीच। तो इसी की वजह से जो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अनइक्वल होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रिंग एफिशिएंसी ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ सस्पेंशन इंसुलेटर इज डिपेंडेंट ऑन। सबसे पहले हम लोग को पता करना होगा कि आखिर स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या होता है। ये है स्ट्रिंग एफिशिएंसी बराबर फॉर्मूला वोल्टेज अक्रॉस द होल स्ट्रिंग बाई n इंटू वोल्टेज अक्रॉस द यूनिट एडजेसेंट टू लाइन कंडक्टर, यानी एफिशिएंसी बराबर V बाई n V1। V1 जो होता है वो वोल्टेज होता है कंडक्टर के अक्रॉस, यानी जो कंडक्टर के नज़दीक होता है जो वोल्टेज, वो वाला वोल्टेज। और ये जो आपको दिख रहा है n बताता है नंबर ऑफ इंसुलेटर, टोटल नंबर ऑफ इंसुलेटर के कितने इंसुलेटर लगे हुए हैं। तो देखिए इसका ऑप्शन में क्या है? साइज ऑफ इंसुलेटर, जो कि उसमें नहीं था। नंबर ऑफ डिस्क इन अ स्ट्रिंग, यानी इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी, नंबर ऑफ डिस्क इन अ स्ट्रिंग। साइज ऑफ टावर, जो कि आप लोग देखे फार्मूला में। आगे है 100%
स्ट्रिंग इफिशियंसी मीन्स 100% इफिशियंसी कब होता, तो इसका आंसर हो जाएगा इक्वल पोटेंशियल अक्रॉस ईच इंसुलेटर डिस्क। तो अगर वो जो फॉर्मूला था उसमें एन का वैल्यू तो कांस्टेंट रहता, जो V1 था, V1 का वैल्यू और ऊपर जो वोल्टेज था टोटल वोल्टेज, और अगर V1 का वैल्यू हर एक इंसुलेटर के लिए इक्वल होता तो N इंटू V1 बराबर हो जाता, तो वहाँ पे जो वोल्टेज का वैल्यू हो जाता तो जो टोटल उसका परसेंटेज आता वो ऊपर से वैल्यू और नीचे से वैल्यू कट जाता, यानी 1 आता, यानी 100% हो जाता। तो इसका आंसर होगा इक्वल पोटेंशियल अक्रॉस ईच इंसुलेटर डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर द पोटेंशियल ड्रॉप इज। बोल रहा है कि सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर में पोटेंशियल ड्रॉप कहाँ पे कैसे होता है, तो ऑप्शन देखिए, मैक्सिमम अक्रॉस द लोवेस्ट डिस्क। यहाँ पे बोल रहा है कि सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर में जो वोल्टेज होता है वो सबसे ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होता है, मैक्सिमम वो कहाँ पे होता है, लोवेस्ट डिस्क, यानी कंडक्टर के नज़दीक वाले के पास। तो यही इसका आंसर सही होगा, यानी जो कंडक्टर के नज़दीक होता है, कंडक्टर के नज़दीक जो होता है वहीं पे सबसे ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होता है और वो सबसे नीचे होता है, यानी इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम इज चेंज फ्रॉम 50 हर्ट्ज टू 100 हर्ट्ज देन द स्ट्रिंग इफिशियंसी। स्ट्रिंग इफिशियंसी क्या होगा यदि फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 50 हर्ट्ज से 100 हर्ट्ज कर दिया जाए। तो हमने अभी फार्मूला आपको बताया था स्ट्रिंग इफिशियंसी का, उसमें कहीं भी फ्रीक्वेंसी का कोई टर्म यूज नहीं था, यानी फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आप बढ़ाएं या घटाएं, यानी इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी, रिमेन अनचेंज्ड। नेक्स्ट है, द स्ट्रिंग इफिशियंसी ऑफ हाई वोल्टेज लाइन इज अराउंड। देखिए ये आपको याद रखना होगा, जो स्ट्रिंग इफिशियंसी होता है हाई वोल्टेज लाइन का वो अप्रॉक्स 80% होता है। बाकी आगे क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है, आप स्ट्रिंग इफिशियंसी वाला में वैल्यू रखिएगा फार्मूला में, तो ये न्यूमेरिकल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं, आगे है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन केस ऑफ सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर द स्ट्रिंग इफिशियंसी कैन बी इम्प्रूव्ड बाय। देखिए स्ट्रिंग इफिशियंसी कैसे होता है, अगर इस चीज़ को हम लोग समझ जाए तो उसको दूर कैसे किया जाता है इस बात को भी हम लोग समझ जाएंगे। तो चलिए हम आपको पहले फार्मूला दिखाते हैं, वो फिगर दिखाते हैं जहाँ पे ये क्रिएट हो रहा है। देखिए यहाँ स्ट्रिंग इफिशियंसी जो गड़बड़ा रहा था वो इस C1 की वजह से गड़बड़ा रहा था, ये वाला जो आपको C1 दिख रहा है, यानी कैपेसिटेंस का बनना, किसके किसके बीच में कैपेसिटेंस का बनना, तो ये वाला जो मेटालिक बॉडी था ये वाला और ये टावर के बॉडी के बीच में, यानी ये इंसुलेटर जो यहाँ पे था इसके बीच और ये टावर बॉडी के बीच में कैपेसिटेंस का बनना, इसी के वजह से स्ट्रिंग इफिशियंसी का वैल्यू कम रहा था, यह गड़बड़ा रहा था। अब इस चीज़ को दूर करने के लिए, ऐसा हो क्यों रहा था, तो C1 और ये C वाला वैल्यू आपस में ऐड हो रहा था इसके वजह से, तो इस C1 के वैल्यू को कैंसिल करने के लिए एक इधर हम लोग क्या करते हैं, गार्ड रिंग लगाते हैं। देखिए ये वाला जो आपको दिख रहा है इसको बोला जाता है गार्ड रिंग, ये वाला वैल्यू क्या है, गार्ड रिंग है। ये वाला यूज करने से ये C1 के वैल्यू को इधर से जो कैपेसिटेंस बनता है वो कैंसिल कर देता है, यानी गार्ड रिंग यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ये कैपेसिटेंस यानी जो स्ट्रे कैपेसिटेंस बन रहा था इसको हम लोग हटा सकते हैं, इससे ये दूर हो जाता है। और भी इसके उपाय हैं, तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन फर्स्ट में है यूजिंग लॉन्गर क्रॉस आर्म। अगर क्रॉस आर्म को हम लोग लॉन्ग करते तो टावर और वो जो स्ट्रिंग इंसुलेटर था उसके बीच का डिस्टेंस बढ़ता, डिस्टेंस बढ़ने से कैपेसिटेंस का वैल्यू कम था। नेक्स्ट है यूजिंग गार्डरिंग, जो कि अभी हमने बताया। उसके बाद है ग्रेडिंग द इंसुलेटर डिस्क, रिड्यूसिंग द क्रॉस आर्म लेंथ, यानी इसका आंसर कौन सा होगा। आप देख सकते हैं हमने 3 टर्म बताया, यानी 1 2 3, यानी यूजिंग लॉन्गर क्रॉस आर्म, यूजिंग गार्डरिंग और ग्रेडिंग द इंसुलेटर, यानी 1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ पंचर वोल्टेज टू फ्लैश ओवर वोल्टेज ऑफ ए लाइन इंसुलेटर इज। सबसे पहले पंचर वोल्टेज क्या होता है और फ्लैश ओवर वोल्टेज क्या होता है, इस चीज को समझना होगा। तो फ्लैश ओवर वोल्टेज बोला जाता है कि वैसा वोल्टेज जिस पे पिन टाइप इंसुलेटर, जनरली पिन टाइप इंसुलेटर या कोई भी इंसुलेटर शॉर्ट सर्किट हो जाए, यानी वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है वोल्टेज के वैल्यू को बढ़ने की वजह से, तो वो फ्लैश ओवर वोल्टेज कहलाता है। ये हो सकता है किसी भी वजह से, यानी पानी की वजह से भी हो सकता है, यानी उसके अपर सरफेस पे पानी हो इसकी वजह से भी हो सकता है, उसके आउटर एयर मीडियम को ब्रेक करके भी हो सकता है। लेकिन जो पंचर वोल्टेज बोला जाता है वैसा वोल्टेज जिस पे वो पूरा का पूरा इंसुलेटर शॉर्ट सर्किट हो जाए, यानी एकदम खराब हो जाए। तो बताइए कि पंचर वोल्टेज ज़्यादा होगा या फ्लैश ओवर वोल्टेज ज़्यादा होगा। ऑब्वियसली कि पंचर वोल्टेज ज़्यादा होगा, यानी जो इसका रेशियो होगा पंचर वोल्टेज टू द फ्लैश ओवर वोल्टेज वो ग्रेटर होगा 1 से, यानी मच ग्रेटर देन 1, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी।
द इंसुलेटर में फेल ड्यू टू, इंसुलेटर क्यों फेल करता है? तो इसका कारण है, फर्स्ट में है फ्लैश ओवर, बी में है शॉर्ट सर्किट और सी में है डिपोजिशन ऑफ डस्ट। यानी तीनों की वजह से इंसुलेटर क्या होते हैं, खराब होते हैं या काम करना बंद करते हैं। तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्पस ऑफ गार्ड रिंग इन ट्रांसमिशन लाइन इज टू। अभी हमने बताया था कि गार्ड रिंग यूज करके क्या किया जाता है, तो क्या किया जाता है, स्ट्रिंग एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जाता है और इसके टर्म में लिखा हुआ है। तो देखिए ऑप्शन ए में है रिड्यूस द अर्थ कैपेसिटेंस ऑफ लोएस्ट यूनिट। देखिए यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी ए, रिड्यूस द कैपेसिटेंस ऑफ लोएस्ट यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूज ऑफ गार्ड रिंग, गार्ड रिंग यूज क्यों करते हैं? तो देखिए यहाँ पे ए में है इक्वलाइज द वोल्टेज डिवीजन बिटवीन इंसुलेटर डिस्क, यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी ए। नेक्स्ट है कोरोना इज, कोरोना क्या है? अब इस चीज को हम लोग को समझने के लिए सबसे पहले समझना होगा कि आखिर कोरोना क्या है, वो कैसे काम करता है। सबसे पहले आप कोरोना को समझिए कि आखिर कोरोना क्या है। व्हेन द वोल्टेज बिटवीन कंडक्टर ऑफ एन ओवरहेड लाइन एक्सीड द डिस्ट्रक्टिव क्रिटिकल वोल्टेज, यानी बोल रहा है कि जब वोल्टेज का वैल्यू कंडक्टर में, ओवरहेड कंडक्टर लाइन में एक सर्टेन लिमिट से इंक्रीज करता है, यानी उस लिमिट को बोला जाता है डिस्ट्रप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज, तब एक हिजिंग नॉइज उत्पन्न होता है और साथ ही साथ वायलेट कलर देखने को मिलता है। तो यही जो प्रोसेस होता है इसी को बोला जाता है कोरोना। अब इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है? तो कोरोना इज कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ एयर। देखिए कंफ्यूजन यहीं पे होता है कि पार्शियल ब्रेकडाउन होता है कि कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि कोरोना इज कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ एयर एंड अकर एट वोल्टेज लोअर देन ब्रेकडाउन वोल्टेज। देखिए ब्रेकडाउन तो कंप्लीट होता है लेकिन वोल्टेज का वैल्यू क्या होता है, लोअर होता है। तो ये बात याद रखिएगा। अब हम लोग ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ एयर, यानी इसका आंसर कौन हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग कोरोना, कोरोना को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में कोरोना टेक्स प्लेस एट वोल्टेज लोअर देन ब्रेकडाउन वोल्टेज, ये आपको पहला ही ऑप्शन में मिल गया कि कोरोना जो होता है वो ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम ही वोल्टेज पे होता है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोरोना, इट कॉजेज रेडियो इंटरफेरेंस, इट एटीन्यूट्स lightning surges, it causes power losses, it is more prevalent in the middle conductor of transmission line employing flat conductor configuration। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। समझिए क्या क्या था। फर्स्ट ऑप्शन में इट कॉजेज रेडियो इंटरफेरेंस, ये रेडियो इंटरफेरेंस का कारण होता है। नेक्स्ट है इट एटीन्यूट्स लाइटनिंग सर्जेज, ध्यान रखिएगा कोरोना रिमूव करता है लाइटनिंग की वजह से जो सर्जेज उत्पन्न होता है। अब सर्जेज क्या होता है हमने पहले ही बताया था कि वोल्टेज के वैल्यू को अचानक बढ़ना, तो उसको ये कम करता है। वोल्टेज का वैल्यू जो अचानक बढ़ता है उसको ये काउंटर करता है, यानी कोरोना उसको रोकने का काम करता है, उससे बचाने का काम करता है। थर्ड है इट कॉजेज पावर लॉस, यानी कोरोना की वजह से पावर भी लॉस होता है। तो ये सारे ऑप्शन इसके सही होंगे। नेक्स्ट है कोरोना इज एक्कम्पनीड बाय, तो ऑप्शन चलते हैं पहला वायलेट विजिबल डिस्चार्ज इन डार्कनेस, ये है सही है। बी में है हिजिंग नॉइज, ये भी होता है कोरोना में। सी में वाइब्रेशन भी होता है, पावर लॉस भी होता है, रेडियो इंटरफेरेंस भी होता है, ओजोन भी होता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा जी। नेक्स्ट है ओजोन इफेक्ट कैन बी डिटेक्टेड बाय, ओजोन इफेक्ट को कैसे पता करेंगे? तो प्रेजेंस ऑफ ओजोन डिटेक्टेड बाय ओडोर, हिजिंग नॉइज या हिजिंग साउंड, फेंट ल्यूमिनस ग्लो और ब्लूइश कलर, यानी अगर तीनों में से कोई भी प्रोसेस हो रहा है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि हाँ वहाँ पे ओजोन क्रिएट हो रहा है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरोना लॉस इंक्रीजेज विथ, कोरोना लॉस कैसे इंक्रीज करता है? तो इसका आंसर हो जाए ए, डिक्रीजेज इन कंडक्टर साइज एंड इंक्रीज इन सप्लाई फ्रीक्वेंसी। देखिए कोरोना लॉस को हम लोग इंक्रीज करेंगे या इंक्रीज होता है कैसे? तो डिक्रीज इन कंडक्टर साइज एंड इंक्रीज इन सप्लाई फ्रीक्वेंसी। अगर सप्लाई फ्रीक्वेंसी के वैल्यू को बढ़ाया जाए और कंडक्टर के साइज को कम किया जाए तो कोरोना लॉस क्या होता है, बढ़ता है। सबसे पहले आप इसका फॉर्मूला देखिए, ये रहा फॉर्मूला कोरोना लॉस का, पीसी यानी पावर लॉस ड्यू टू कोरोना 244 बाय डेल्टा, फ्रीक्वेंसी आपको दिख रहा होगा साफ साफ फ्रीक्वेंसी, और ये जो सारे टर्म है डायमीटर, यानी डायमीटर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो अब आते हैं हम ऑप्शन में। देखिए ऑप्शन में क्या है, डिक्रीज इन कंडक्टर साइज एंड इंक्रीज इन सप्लाई फ्रीक्वेंसी। कोरोना पीसी का वैल्यू कैसे बढ़ता, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो कोरोना बढ़ेगा। दूसरा है डिक्रीज इन कंडक्टर साइज, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, यानी अगर हम लोग कंडक्टर डी का वैल्यू कम करेंगे तो कोरोना का वैल्यू क्या होता, बढ़ता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गुड इफेक्ट ऑफ कोरोना ऑन ओवरहेड लाइन, इसका
क्या फ़ायदा है, कोरोना का फ़ायदा क्या है, यानी गुड इफेक्ट क्या है। तो इसका आंसर होगा, अब देखिए डी, रिड्यूस द स्टीपनेस ऑफ सर्ज फ्रंट। हमने अभी अभी बताया था कि सर्ज क्या होता है। तो कोरोना की वजह से एक्चुअल में जब कोरोना उत्पन्न होता है तो डायमीटर का वैल्यू, वर्चुअल डायमीटर का वैल्यू, यानी कंडक्टर का जो वैल्यू होता है, कंडक्टर जितना डायमीटर का होता है एक्चुअल में जो रहता है वही रहता है, लेकिन वर्चुअली कंडक्टर का डायमीटर बढ़ जाता है। बढ़ने की वजह से जो सर्जेज क्रिएट होते हैं उसको एब्जॉर्ब करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा रिड्यूस द स्टीपनेस ऑफ सर्ज फ्रंट, यानी आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर्ड विथ अ सॉलिड कंडक्टर द सेम रेडियस कोरोना अपीयर ऑन अ स्टैंडर्ड कंडक्टर एट लोअर वोल्टेज बिकॉज स्ट्रैंडिंग प्रोड्यूसेस सरफेस ऑन अ स्मॉलर सरफेस रेडियस, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पे बोल रहा है स्टैंडर्ड कंडक्टर में सॉलिड कंपेयर के तुलना में जल्दी ही कोरोना उत्पन्न होने लगता है। क्यों? तो इसका कारण है कि प्रोड्यूसेस सरफेस ऑफ अ स्मॉलर रेडियस। देखिएगा आप लोग, स्टैंडर्ड कंडक्टर में इंडिविजुअल जो कंडक्टर होते हैं उस इंडिविजुअल कंडक्टर का जो डायमीटर होता है वो सॉलिड कंडक्टर के कंपेयर में कम ही होता है, यानी कम ही डायमीटर पे क्या होते हैं, वो कम ही डायमीटर के बने होते हैं। और अभी अभी हम लोग देखे थे कि यहाँ पे देखे थे कि जब डायमीटर का साइज कम होता है तब कोरोना का वैल्यू बढ़ता है। तो यानी इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना लॉस कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूज ऑफ फॉलोइंग कंडक्टर। कोरोना लॉस को कम कैसे किया जा सकता है, हॉलो कंडक्टर का यूज करके। तो इसका आंसर हो जाएगा, अब देखिए ऑप्शन में, द करंट डेंसिटी इज रिड्यूस्ड, एडी करंट in the conductor is eliminated, for given cross section the radius of conductor is increased, of better ventilation in conductor। इसका आंसर हो जाएगा सी। देखिए हॉलो कंडक्टर यूज करने से क्या होता है कि एक्चुअल में कंडक्टर का वैल्यू क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जो कि हमने पहले फॉर्मूला में दिखाया कि डी क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है, यानी डी का वैल्यू को बढ़ाएंगे तो कोरोना का वैल्यू क्या होगा, कमेगा। यहाँ पे बोल रहा है कि हॉलो कंडक्टर यूज करेंगे तो कंडक्टर को हॉलो करने से डायमीटर एक्चुअल में बढ़ जाएगा, और डायमीटर बढ़ जाएगा तो कोरोना लॉसेस का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम जाएगा। नेक्स्ट है बंडल कंडक्टर रिड्यूस। हम लोग को सबसे पहले समझना होगा कि बंडल कंडक्टर क्या होता है। तो बंडल कंडक्टर आप लोग देखे होंगे, जो टावर से ट्रांसमिट किया जाता है लाइन में, उसमें 4 कंडक्टर मिल करके एक कंडक्टर बनाते हैं, उससे लाइन को ट्रांसमिट किया जाता है पावर को। तो वही उसी को बोलते हैं हम लोग बंडल कंडक्टर। एक्चुअल में होता क्या है कि जो चारों कंडक्टर होते हैं वो चारों कंडक्टर बीच के मीडियम को ब्रेक कर देते हैं। मीडियम ब्रेक करने से उसमें भी करंट का वैल्यू फ्लो होता है, जिसकी वजह से सरफेस इलेक्ट्रिक स्ट्रेस ऑन कंडक्टर क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। तो आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना लॉस इन ट्रांसमिशन लाइन इज डिपेंडेंट ऑन। अभी हम लोग कोरोना का वैल्यू देखे थे, कोरोना का फॉर्मूला देखे थे। तो आंसर क्या होगा, डायमीटर ऑफ द कंडक्टर, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, हाइट ऑफ द कंडक्टर, यानी इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डायमीटर ऑफ द कंडक्टर, यानी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना अकर्स बिटवीन 2 ट्रांसमिशन कंडक्टर व्हेन दे हैव हाई पोटेंशियल डिफरेंस और क्लोजली स्पेस्ड कैरी डीसी पावर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी में ए एंड बी। अगर वोल्टेज का वैल्यू हाई हो, यानी पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू हाई हो, या दोनों कंडक्टर आपस में नज़दीक हों, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, इन ह्यूमिड वेदर, यानी बारिश वाले मौसम में जहाँ पे नमी का ज़्यादा मात्रा होता है, द कोरोना अकर्स एट वोल्टेज। अब सोच सकते हैं कि जैसे ही एयर में वाटर का मात्रा आता है, यानी वाटर ड्रॉपलेट का मात्रा आता है, तो ब्रेकडाउन जल्दी होता है। इस वजह से मच लेस देन नीडेड इन फेयर वेदर, यानी जो फेयर वेदर के कंडीशन में, ह्यूमिड वेदर में कोरोना कम ही वोल्टेज पे अकर्स हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। द इफेक्ट ऑफ कोरोना इज, कोरोना की वजह से क्या होता है, तो इंक्रीज एनर्जी लॉसेस, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चार्जिंग करंट इन ट्रांसमिशन लाइन इंक्रीजेज ड्यू टू कोरोना इफेक्ट बिकॉज कोरोना इंक्रीजेज। बोल रहा है कि कोरोना की वजह से चार्जिंग करंट का वैल्यू ट्रांसमिशन लाइन में बढ़ जाता है। आखिर कोरोना क्या इंक्रीज करता है, तो ऑप्शन ए है लाइन करंट, बी है इफेक्टिव लाइन वोल्टेज, सी है पावर लॉस इन लाइन, डी है इफेक्टिव कंडक्टर डायमीटर। देखिए एक्चुअल में पावर लॉस इन लाइन भी इंक्रीज करता है, लेकिन क्या उसके वजह से चार्जिंग करंट का वैल्यू बढ़ता है, नहीं। इसका आंसर होगा डी, इफेक्टिव कंडक्टर डायमीटर। हमने बताया अभी अभी कि कोरोना की वजह से वो अपने चारों तरफ के मीडियम को ब्रेक कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, और जिसकी वजह से उसका एक्चुअल डायमीटर जो होता है वही रहते हुए भी वर्चुअल डायमीटर क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ कोरोना आर मैक्सिमम ड्यूरिंग,
यानी कब कोरोना होने का चांस ज़्यादा होता है, तो ह्यूमिड वेदर में, यानी जब जो मौसम होता है उस मौसम में ड्रॉपलेट ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरोना इज लाइकली टू अकर मैक्सिमम इन केस ऑफ, तो जहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज होगा तो आप बता सकते हैं कि वोल्टेज का वैल्यू कहाँ ज़्यादा होता है, तो ट्रांसमिशन लाइन में, यानी आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव इफेक्ट ऑन कोरोना, यानी कौन से विच ऑफ द फॉलोइंग में से डज नॉट इफेक्ट द कोरोना, यानी कोरोना को इफेक्ट नहीं करते हैं। यानी लेंथ ऑफ कंडक्टर, आप लोग देख सकते हैं स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर वो रहेगा तो मीडियम ब्रेकडाउन होगा। कंडक्टर साइज पे भी डिपेंड करता है, लाइन वोल्टेज पे भी डिपेंड करता है। आप फार्मूला से देख सकते हैं लेंथ ऑफ कंडक्टर उस फार्मूला पे कहीं नहीं था, आप फार्मूला में चाहे तो चेक कर सकते हैं, यानी इसका आंसर कौन हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओनली एडवांटेज ऑफ कोरोना इज दैट, कोरोना का क्या फ़ायदा है। पहला है प्रोड्यूसेस ए प्लेजिंग ल्यूमिनस ग्लो। नेक्स्ट है मेक्स लाइन करंट सिनुसॉइडल। नेक्स्ट है वर्क्स एज सेफ्टी वॉल्व फॉर सर्जेज। हमने पिछले ही बताया था कि कोरोना का गुड एडवांटेज था सर्जेज को ये काउंटर करता है, यानी उसको रोकता है। सर्जेज जो आते हैं यानी सडनली जो वोल्टेज का वैल्यू इंक्रीज करता है उस वोल्टेज को ये काउंटर करता है, रोकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ ओजोन ओनिंग टू कोरोना इम्प्रूव द पावर फैक्टर, रिड्यूस द पावर फैक्टर, कोराइट्स द मटेरियल, इम्प्रूव द रेगुलेशन। आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोरोना के वजह से, कोरोना जब होता है तो वो अपने चारों ओर के एयर के मीडियम से रिएक्ट करता है, रिएक्ट करने की वजह से ओजोन से वो रिएक्शन करता है, ओजोन से रिएक्शन करने की वजह से वो जो मटेरियल होते हैं उस मटेरियल को क्या करता है, कोराइड कर देता है, यानी जंग लगा देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर एट एनटीपी। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे जो एटमॉस्फेयर का ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है वो कितना होता है, तो इसका 30 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर, ये आप लोग जानते होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो ये था आज का 50 क्वेश्चन। अब हम लोग मिलेंगे अगले 50 क्वेश्चन के साथ, तब तक देखते रहिए आप दी शानदार। कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट में पूछिए। धन्यवाद।